हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बच्चे कि क्लास 10 के जितने भी छात्र सेंटर पर एग्जाम दिए थे 2024 में और बोर्ड परीक्षा में 2025 में शामिल होने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी जस्ट ही एग्जाम हुआ है, उसका हम लोग यहाँ पे आंसर की लेकर आया हूँ दोस्तों। और आप लोग मिलाना कि आप लोग कितना सही करके आए हो। ठीक है, सभी क्वेश्चंस की मैं आप लोग को यहाँ पे पूरे डिटेल्स में बताऊंगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे कि उसका आंसर कैसे आया। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना। ये सेट कोड ए है और ये आप लोगों को क्वेश्चन जो बुकलेट नंबर है, बुकलेट सीरियल नंबर 110 है। ठीक है, विषय कोड भी 110 है। तो चलिए हम लोग मैथमेटिक्स का और जो भी आप लोग को पैटर्न देखने को मिलेंगे दोस्तों सेंटर पे एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट का, वही परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा वो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन था कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे क्या, तो बिल्कुल 100 ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। 30 आपको लघु उत्तर रहेंगे 2-2 मार्क्स का, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है। 8 आपका 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चे। फुल मार्क्स आप लोगों को 100 दिए जाएंगे। ठीक है, समय टोटल 3 घंटे 15 मिनट जाएंगे। जो निर्देश दिए गए ये सभी चीज़ों को आप लोग को एक बार पढ़ लेना है ताकि आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में जब बैठोगे तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटर एग्जाम इसलिए लिया जाता है बच्चे कि ताकि आपको पैटर्न पता चल सके और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट का, वो आप लोग को देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को अंत तक सारे देखना, काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आप लोग को सोल्व करके बताऊंगा बच्चे। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे पास बच्चे यहाँ पे कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये। अभाज्य गुणनखंड जब पढ़े होंगे तो 2, 5, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और 625 को जो हम लोग यहाँ पे अभाज्य फैक्टर में इसको फैक्टर करेंगे, अभाज्य प्राइम फैक्टर में, देखो 5 से इसमें भाग लगेंगे तो यहाँ पे 125 आएगा, फिर 5 से भाग लगेंगे बच्चे तो यहाँ पे 25 आएगा, फिर आपको 5 से लगेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो देखो 1, 2, 3 और टोटल 4, 5 के पावर क्या आया 4। तो यही इसी को जो 5 के ऊपर में 4 है बच्चे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो 5 का घात क्या है इसमें, तो 4 है। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, बस आपको 625 का गुणनखंड निकालना था और उसमें बताना था कि 5 का घात क्या है, मतलब 5 कितनी बार आया है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अब शांत और अशांत के बारे में मैंने आप लोग को बता रखा था बच्चे कि अगर कोई संख्या p/q के रूप का है, ठीक है, अगर कोई संख्या p/q के रूप का है और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ का मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, और q का जो मान होगा वो 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, शांत हो जाएगा। तो दशमलव प्रसार शांत नहीं है यहाँ पे बोला गया है, तो देख लेते हैं। दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसका मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चे 2 के पावर 0 है और 5 के पावर 3 है, ठीक है, और 14 है, तो ये आपका दशमलव प्रसार शांत है। 9 2 के पावर 2 और 5 के पावर 3, ये भी आपका शांत है। 8 2 के पावर 4 और 5 गुने 5 के पावर 0, तो ये भी आपका शांत है बच्चे। लेकिन इसको देखो, ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे 2 और 5 बोला था मैंने, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 और 3 आ गया। ठीक है, क्या आ गया बच्चे, 2 और 3 आ गया। और बोलोगे कि सर इसको अगर 15 बटा में अगर 2 के पावर 5 और गुने 3 के पावर 2 जो है, इसको हम लोग 9 लिखेंगे, तो 3 या 9, 3 5 15 कटा भी सकते हैं इसको। ये 5 बटा में 3 गुने 2 के पावर 5 आ गया, फिर भी तो ये 3 एक्स्ट्रा रह गया ना बच्चे, इसलिए ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ये क्या होगा बच्चे, अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, ये अशांत होगा। इसको ध्यान से देखना था आप लोगों को, 2 का डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं क्या प्रश्न हमारे पास कि बहुपद x 2x - 5 - 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखो डायरेक्ट आप लोग को इक्वेशन नहीं दिया गया, लेकिन जब इसको सोल्व करोगे तो ये द्विघात बहुपद के रूप में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो x है 2x - 5, उसके बाद -3 है ना। जब इसको सोल्व करोगे बच्चे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे x से, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस में 5x और ये -3। और शून्य का गुणनफल पूछा जा रहा है तो अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं, अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं c/a होता है। क्या होता है बच्चे, c/a। तो c के जगह पे -3 और a के जगह पे 2, तो -3/2 इसका सही उत्तर हो जाएगी, जो आपका 3 का बी में राइट है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारे पास 4 नंबर है। इसको 2 तरीके से आप लोग बना सकते हो, लेकिन सिंपल तरीका जब मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे, तो सिंपल तरीका से ही बना लेना। जब ये इस इक्वेशन का एक मूल दिया गया है √2, तो के का वैल्यू जब भी पूछा जाएगा आप लोगों से ध्यान रखना बच्चे कि वही मूल जो होगा जो एक्स के जगह पे ये सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, तो एक्स के जगह पे हम लोग √2 रखेंगे। ठीक है, √2 रखने पर समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, के x² के जगह पे √2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे है √2 गुने √2 हो जाएगी x के जगह पे, और ये -4 बराबर 0। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये √2 गुने √2 आपका ये 4 आ जाएगा, क्या सॉरी 2 आ जाएगा, क्योंकि
रूट गुने रूट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये रूट जो है यहाँ से हट जाती है, समझ में आ रही है ना बात को। तो √2 गुने √2 कितना होगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या सेम रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2k, फिर प्लस यहाँ पे √2 गुने √2 2 आ जाएगा, माइनस में 4 बराबर 0। जब इसको सोल्व करोगे बच्चे तो यहाँ पे 2k माइनस में 2 आ जाएगा बराबर 0। तो k बराबर अगर 2/2 आ जाएगा तो यहाँ पे 1, k बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 1 मान आ गया। ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आंसर सही हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना, √2 बोला गया है एक मूल है तो k की जगह पर हम लोग √2 को मान रखेंगे तो k इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगी, प्लस √2 पहले से था और x की जगह पर √2 रखेंगे तो √2 गुने √2 हो जाएगी। अब -4 यहाँ पे पहले से दिया गया है तो -4 बराबर 0 रख दिया मैंने। अब देखो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा क्योंकि रूट से रूट हट जाएगी और जो भी संख्या रहेगा वही सेम उतर जाएगी। तो 2k हो जाएगी, प्लस यहाँ पे √2 गुने √2 माइनस में यहाँ पे 4 बराबर 0। तो अब +2 और -4 में से घटाएंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा तो 2k - 2 बराबर 0। तो k का मान जब इस साइड लेकर जाएंगे -2 को तो प्लस में हो जाएगी तो 2/2 k बराबर 1। तो सही उत्तर इसका बच्चे 4 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चे। क्या प्रश्न हमारे पास देखो, कहा गया कि यदि बहुपद px² + qx + r के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है बच्चे, याद रखना कि जब भी दो द्विघात बहुपद होगा तो उसका अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और ये अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, ठीक है। जो भी इक्वेशन दिया गया हो -b/a के फॉर्म में हम लोग को लाना है। अब देखो px² है प्लस यहाँ पे qx है और यहाँ पे r है, इसको तुलना करेंगे हम लोग ax² प्लस bx प्लस सी से, क्योंकि ये मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का। ये क्या होता है बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, व्यापक रूप होती है। अब देखो यहाँ पे -b/a तो b के जगह पे क्या है, q है तो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों से पूछा गया शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो -b के जगह पे q है तो -q और a के जगह पे क्या है p है तो -q/p। क्या हो जाएगा बच्चे, -q/p इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना है और आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है बच्चे कि कितना आप लोगों ने सही किया है, ठीक है। अगला देखते हैं, बस आपको 30 नंबर लाना था, आसानी से पास हो जाओगे उम्मीद करते हैं, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं बच्चे, आप आसानी से लेकर आ सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ जाते हैं। देखो sec 60 + 1 बट्टा में sec 60 डिग्री -1, इसका वैल्यू क्या होगा। या तो आप sec 60 डिग्री का मान पुट कर दो बच्चे। sec 60 डिग्री का मान जो होगा, देखो याद रखना है, sec 60 डिग्री का जो मान होगा वो हो जाएगा 1/में cos 60 डिग्री, ठीक है। 1/में cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है बच्चे वो होता है sin 30 डिग्री के बराबर। तो 1/2 हो जाएगा ये, और ये ऊपर जाएगा तो ये 2 मान आ जाएगा। तो मतलब sec 60 का जो वैल्यू हो जाएगी ये 2 के बराबर हो जाएगा। आप याद भी रख सकते थे इसका वैल्यू, हालांकि आप अगर साइन और कॉस का वैल्यू याद रखते हो तो सभी का आप लोग मान निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी तो अगर आपको सिंपल याद करना है तो याद कर भी सकते हो। sec 60 का वैल्यू डायरेक्ट 2 होता है, ठीक है। अब 2 + 1 हो जाएगा क्योंकि sec 60 का मान 2 होगा, sec 60 का मान 2 और माइनस में 1, तो 2 + 1 3 और 2 - 1 1, तो 3/1 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको 6 का सी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 7 नंबर देखते हैं बच्चे। क्या प्रश्न है हमारे पास कि 2x² - 4x + 3 = 0 का विभक्तर है। विभक्तर का मतलब डी डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, तो b² माइनस में 4ac का वैल्यू निकाल लो। तो b के जगह पे यहाँ पे -4 है तो -4 का स्क्वायर, माइनस में 4 गुने a के जगह पे 2 और c के जगह पे +3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगी, ये हो जाएगा 16 माइनस में, क्योंकि और जगह माइनस नहीं है तो यहाँ पे 4 दूनी 8 3 24, यहाँ पे -24 हो जाएगी। जो यहाँ पे 16 में से 24 गए माइनस में 8, इसका मतलब डी का वैल्यू जो विभक्तर है उसका वैल्यू -8 हो जाएगी। 7 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अगला देखते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होगी। विभक्तर निकाल लोगे ना, देखो मैं इसको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ बच्चे। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो वास्तविक और समान होगा, ठीक है। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया तो ये वास्तविक और असमान हो जाएगा। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा हो गया तो ये असमान हो जाएगा, ठीक है। असमान और अवास्तविक हो जाएगी, समझ में आ रही ना। असमान छोड़ ही दो बच्चे, ये हो जाएगा अवास्तविक, मतलब वास्तविक नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसमें होता है वास्तविक, वास्तविक और समान, ठीक है। और इसमें आपका वास्तविक और असमान, ये वास्तविक होगा और ये आपका असमान होगा। और थर्ड वाला में आपका अवास्तविक, मतलब वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। जैसे हम लोग यहाँ पे डी का वैल्यू निकाल लो तो डी बराबर हो जाएगा b² - 4ac, तो बी के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने 1, ठीक है। ये हो जाएगा डी का स्क्वायर 16 माइनस
4 चौके 16, कट जाएगा बच्चे, ये 0 हो जाएगी। इसका मतलब डी का वैल्यू 0 आ गया, तो वास्तविक और समान इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही सिंपल था, इसमें टाइम आप लोग को बचाना था ताकि आप अगले क्वेश्चन की ओर लोग बढ़े। ठीक है, अगला है बच्चे, यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन 3x² माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल है। अब यहाँ पे देखो दो मूल होंगे क्योंकि x² लगा हुआ है, ये द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, इसमें आपको मूल पूछा गया है, तो सिंपल है बच्चे, यहाँ पे देखो 3x² माइनस में 3 बराबर 0 में अगर आप लोग ऑप्शंस पुट करके बनाओगे, जो भी x का वैल्यू रखोगे, अगर 0 सेटिस्फाइड कर दिया तो वो इसका मूल कहलाएगा। यानी तो आप दूसरा तरीका से बना सकते हो, 3x² माइनस में 3 बराबर 0 है ना, तो 3x² इस साइड लेकर जाओ, ये हो जाएगा 3, तो 3 से 3 गया आपका बच्चे, तो ये हो जाएगा x² बराबर आपका +-1, क्या हो जाएगा x² बराबर 1। जब इसका वैल्यू पुट करोगे तो x बराबर +-1 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो ये +-1 आ जाएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे -1 तो आ गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं ये सेटिस्फाइड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो अब देखो -1 इसमें पुट करो बच्चे, तो 3 गुने -1 का स्क्वायर x के जगह पे होगा, -3 बराबर 0, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो 3 माइनस में 3 बराबर 0, कट के आपका 0 बराबर 0 ही आ गया। तो इसका मतलब हम लोग का जो आंसर है -1 ये सही है, तो 9 का C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चे कि निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो रूट अंडर में नहीं हो और जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जो जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, और जिसको हम लोग P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। देख लेते हैं, √7 गुने √5, ये तो √35 हो गया, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो √7 गुने √7, अब देखो बच्चे √7 जो है, एक तो √7 अपरिमेय संख्या है, लेकिन 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 9 की √7, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब √15 देखो, √15 ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जब इसको देखोगे बच्चे, तो ये √5 तो पहले से है अपरिमेय, जब इसको फैक्टराइज करोगे तो ये 5√5 आ जाएगा। ठीक है, जब √5 गुने 5√5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 √5 और √5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 गुने 5 ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग कहेंगे कि √5 गुने √125 जो है एक गुणनफल उसका एक परिमेय संख्या के रूप का है। तो 10 का ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 54 का फैक्टराइज करेंगे 2, ये हो जाएगा 27, फिर 3 9, फिर 3 आपका 3, तो 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 3, ऑप्शन नंबर आपका एक ही में दिख रहा है, यही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगी। 11 का बी आपका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण है बच्चे। रैखिक समीकरण का मतलब जिसका एक घात हो। ठीक है, रैखिक मतलब जिसका एक घात हो। ठीक है, अब बोलोगे कि सर ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक घात तो है, लेकिन देखो x और ये x दोनों साइड इक्वल है, तो ये कट जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये इसमें कोई भी वेरिएबल रहेगा ही नहीं रे बच्चे। ठीक है, वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे, रहेगा ही नहीं, इसलिए ये हम लोग रैखिक समीकरण के रूप का नहीं होगा। इसमें द्विघात आ गया तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर आ गया तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, जब इसको देखोगे बच्चे 2x + 7 बराबर 0, तो ये आपका परफेक्ट लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो 12 का आपका डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल भी है और ये एक घात वाले समीकरण भी है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर आपको 12 का डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण बच्चे कौन सा है। अब देखो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया, रैखिक समीकरण। इसको जब हल करोगे बच्चे तो देखो x-2 और x+2, ये हो जाएगा x² माइनस में 4 बराबर 5, तो x² बराबर हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, x² बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 9, या फिर x² माइनस 9 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण तो यही लग रहा है। अब आगे देख लेते हैं बच्चे, और यहाँ पे देखो x आ गया तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, और यहाँ पे बहुत सारे छात्र इसको लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये x² + 3x बराबर x², तो ये तो आपस में कट गया, तो बचा कहाँ, कुछ बचा ही नहीं इसमें x² के फॉर्म में, तो इसलिए ये ना होकर ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 13 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 14 नंबर। कहा कि यदि समीकरण kx² - 6x - 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल हो तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। देखिए बच्चों, वास्तविक मूल होने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, और द्विघात समीकरण ये आ जाएगी, तो यहाँ पे k का वैल्यू 2 पॉसिबल होगा। ठीक है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो k का वैल्यू यहाँ पे 2 पॉसिबल होगा। और वास्तविक मूल होने के लिए बच्चे या तो k का बराबर 0 होगा या फिर k का मान 0 से बड़ा होगा, तो इसलिए हम लोग इसको k का मान जो है यहाँ पे > 0 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, b² - 4ac जो होता है d का वैल्यू, ये निकालेंगे। देखते हैं वास्तविक मूल जो है इसका कौन सा होगा। ठीक है, b² - 4ac के फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे k का वैल्यू निकालनी है।
ठीक है। तो बच्चों अगर डी यहाँ पे डी का वैल्यू हम लोग को एक बार वास्तविक मूल्य लेना है तो एक बार इक्वल होगा या एक बार ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये आपका 0 से बड़ा होगा, तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं डी का वैल्यू भी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू भी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस में 4ac का वैल्यू जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगी। तो बी के जगह पे क्या यहाँ पे -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 गुने ए के जगह पे क्या है और सी के जगह पे आपका -2 है, बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 36 हो जाएगी, माइनस में यहाँ पे प्लस हो जाएगी, 4 दूनी 8 के और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 8k को रहने देते हैं इस साइड और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू को और ये -36 को इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में 36 हो जाएगी। तो k का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को -36 अपॉन में 8, तो 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, तो k का वैल्यू जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये आपको पता होना चाहिए था कि बच्चे कि जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है कब वास्तविक होती है, ठीक है। मूल जो होता है कब वास्तविक होता है, एक बार 0 के बराबर में होता है वास्तविक और एक बार 0 से बड़ा होता है। इसलिए हम लोग दोनों पॉसिबल को लेकर चलेंगे एक बार, क्योंकि वहाँ पे वास्तविक और समान नहीं लिखा गया, वास्तविक और समान लिखा था तो एक ही कंडीशन होता आपका डी का वैल्यू 0 के बराबर। जब वास्तविक और असमान लिखता तो ये डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाता है। जब यहाँ पे वास्तविक सिर्फ लिखा है तो यहाँ पे दो पॉसिबल होगी, एक होगा ग्रेटर देन और एक होगा इक्वल, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग, 14 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 15 देखते हैं बच्चे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल इतना गुणनफल इतना है तो वो द्विघात बहुपद क्या होगा। बस आपको इसका याद रहना चाहिए बच्चे कि कैसे हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे, जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता होनी चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है बच्चे एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर, माइनस में होता है बच्चे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और ये होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। बस एक्स स्क्वायर माइनस 3 पहले से है यहाँ पे इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो इसको जब हल करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये ऑप्शन नंबर में ए में है, यही इसका बच्चे राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ए, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं अगला प्रश्न, कहा गया कि युग्म समीकरण इतना और इतना का हल क्या होगा। तो a1 बटा में a2 निकालते हैं तो 1 बटा में 3 हो जाएगा बराबर 2 बटा में 6 हो जाएगी बराबर 3 बटा में 9 हो जाएगा। देखने से लग रहा है बच्चे ये आपका क्या है, इक्वल है, 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 3 1 बटा 3। जब ये होता है a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा में b2 बराबर होता है c1 बटा में c2। जब तीनों इक्वल हो जाता है तो इसको हम लोग अनंत हल के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या होता है बच्चे, अनंत हल होता है। क्या होता है, अनंत हल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है, देखो x बराबर 9 का आलेख बोला गया तो ये x होता है और ये y होता है, तो x का मान 9 यहाँ पे होगा और इसका आलेख बोला गया तो इसके पैरेलल हो जाएगा जो कि y है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ये जो है ये भी y होगा और y अक्ष के क्या होगा ये बच्चे समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y अक्ष के समानांतर। जब इसको आप लोग ग्राफ पे कॉपी कलम पे बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से कि y अक्ष के ये समानांतर होगा। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में कौन सा है यही हम लोग को बताना है। देखो 1 3 9 7 है, ये कहीं से भी आपको समांतर श्रेणी नहीं लग रहा है, ये भी आपको नहीं लगेगा, ये भी आपको नहीं लगेगा ये बच्चे, क्योंकि यहाँ पे देखो 2a में से a घटाएंगे तो a, 3a में से 2a घटाएंगे तो a, 4a में से 3a घटाएंगे तो a, सभी जगह क्या है a समान है, समांतर, ठीक है। इसी को हम लोग समांतर का मतलब होता है समान अंतर जिस भी श्रेणी में हो, जिस भी सीरीज में हो तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपको 18 का बी इज द सही उत्तर हो जाएगी। अगला है कि 90 नंबर बच्चे कि समांतर श्रेणी √18 √50 √98 का सार्वंतर क्या होगा। ये भी समांतर श्रेणी है, पहले ही बोल दिया गया है। तो √18 को हम लोग याद रखना होगा बच्चे कि इसको हम लोग कैसे निकाले थे, ये हो जाएगा 2 3 और ये 3, जिसका रूट अंडर नहीं, जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको रूट में डालो, जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर निकालो। 3 का जोड़ा लगता है 3 को बाहर निकालो, 3√2 हो जाएगा। अब इसको देखो ये 5√2 हो जाएगा। अब देखो 3 5 और ये इसको याद रखना 7√2 हो जाएगा। तो ये देखो समांतर श्रेणी जब घटाओगे इसमें 5√2 में से 3√2 को तो ये बचेगा 2√2। इस द आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा 19 का बी करेक्ट हो जाएगी। 20 नंबर देखते हैं, यदि 5a b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। देखो बच्चे ध्यान रखना है, यहाँ पे आप अगर पता होगी तो आप ऐसे ही बना दोगे 5, a के जगह पे 7, b के जगह पे 9 और d के जगह पे 11, ठीक है। और a प्लस b ये दोनों है तो यहाँ पे 9 7 16, ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट होगा। लेकिन जब आपको नहीं पता है कि कैसे बनेगा ये, क्योंकि ये छोटा पद था इसलिए हम लोग यहाँ पे a और b का मान आसानी से हम लोग पता कर लिए, ठीक है। जब आपको यहाँ पे नहीं पता होगा ना तब आपको निकालना पड़ेगा मान यहाँ पे बच्चे। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछ जाएंगे, दो आपको मान बीच में से गायब कर दिए जाएंगे, जैसे a और b होगा, जैसे a और b यहाँ पे था
ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस में अगर आप लोग को ज़्यादा सीरीज देख के केवल एक ही मान पूछा जाएगा बच्चे, ठीक है। 2 मान हमेशा छोटा ही सीरीज देके आप लोगों से पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 20 का डी आसानी से आप लोग बना लिए, ठीक है। अगला देखते हैं समांतर श्रेणी का 8वां पद क्या होगा। 8वां पद T8 बराबर होगा A+7D होगा। A प्लस क्या होगा 7D, ए की जगह पे 21 है, 7D के जगह पे कितना है 18 में से माइनस ये 3 हो जाएगा, तो 21 प्लस 21 माइनस में 21, तो ये दोनों कट जाएगा आपस में 0। बहुत ही सिंपल था, बस आपको निकालना था मान। अगला देखते हैं बच्चे क्या प्रश्न है कि ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद 26 है। तो Tn का मान हम लोग को 26 पता करनी कौन सा है, तो ए के जगह पे 2 है, एन का वैल्यू नहीं पता, n-1 इंटू डी के जगह पे 5 में से 2 गया 3 बराबर 26। इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो 24 हो जाएगा, बटा में 3 आ जाएगी, बटा n-1 8, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 8 + 1 9 पद हो गया, मतलब 9वां पद जो होगा बच्चे ये 26वां होगा, ठीक है 26 होगा। तो 22 का बी सही उत्तर है। बस आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए, Tn बराबर होता है a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। पद निकालने के लिए n पद हो या फिर लास्ट पद हो, कब कोई सा भी पद हो इससे निकाल सकते हैं। प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। देखो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा जाएगा, 1 का क्यू हो गया, 2 का क्यू हो गया, 3 का क्यू हो गया, इस तरीके से n का क्यू मतलब n टर्म तक। इसका ध्यान रखना है कि n का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे n का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान आंसर हो जाएगा। तो 9 विषम संख्या बच्चे क्या है बच्चे 9 विषम संख्या, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, इस तरीके से 7 हो गया, इस तरीके से आप लोगों को बोला गया ना। तो 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप लोगों से पूछा गया, 9 हो गया, 11 हो गया, यहाँ से आपको 13 हो गया। जब भी इस तरीके से आप लोगों को सीरीज दिया जाएगा और n टर्म तक, तब इसका जो हम लोग योगफल निकालेंगे तो n स्क्वायर के बराबर इसका मान आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे n स्क्वायर के मान के बराबर। तो टोटल 9 टर्म था तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 81 सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 81 सही उत्तर हो जाएगी। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 2n+5 हो तो T2 का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है बच्चे, Tn का वैल्यू यहाँ पे देखो, Tn का वैल्यू 2n+5 है, तो हम लोग को क्या कहें T2, तो n के जगह पे 2 रख देना, 2 × 2 प्लस में 5, तो 2 दूनी 4 प्लस 5, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सिंपल था, बस आपको इस n के जगह पे 2 रख देना था, ठीक है। तो चलिए बच्चों 25 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि यदि किसी द्विघात बहुपद, हम लोग 24 तक यहाँ पे कर लिए हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस a+1 इंटू x प्लस b के शून्यक -2 और 3 हो तो a तथा b के मान क्रमशः क्या होंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चे। कहा गया कि कोई द्विघात बहुपद है जिसका मान यहाँ पे दिया गया है x² प्लस यहाँ पे दिया गया a+1 इंटू में x और ये प्लस b, ठीक है। इसके शून्यक एक x बराबर -2 दिया गया और एक 3 दिया गया। क्यों दिया गया बच्चे, क्योंकि आप लोग को पता होगा यहाँ पे कि जब भी द्विघात बहुपद आ जाएगा तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी, इसलिए यहाँ पे -2 और 3 दिया गया है। एक बार क्या करेंगे हम लोग बच्चे -2 रख के देखेंगे और एक बार 3 रख के देखेंगे। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करना थोड़ा सा, एक बार -2 तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे a+1 इंटू में x के जगह पे -2 और ये प्लस b बराबर आप लोग को 0 रखना है, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस में 2a फिर -2 प्लस b बराबर 0, ठीक है। इसको क्या करो 4 में से 2 को घटाओ 2 और इसको इस साइड लेकर आ जाओगे 0 के उस साइड, तो ये हो जाएगा 2a, माइनस में 2a था प्लस में आ जाएगा 2a और प्लस b था तो ये माइनस में b हो जाएगा। तो ये समीकरण आपका एक हो गया 2 बराबर 2a - b। सेम उसी तरीके से 3 रख के देखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हालांकि ये 2 नंबर के मार्क्स पूछे जाने चाहिए था बच्चे, 1 नंबर में पूछा गया, तो आप लोग को इस तरीके के प्रश्न भी आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरा में यहाँ पे क्या 3 रखना है, तो p के जगह पे यहाँ पे 3 रखो, x के जगह पे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a+1 इंटू में x के जगह पे 3 प्लस b बराबर 0, ठीक है। तो ये अब इस सोल्यूशन करोगे इसको तो 3a प्लस 3b 3a प्लस 3 और ये प्लस 9 प्लस b बराबर 0। जब इसको हल करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा 3a प्लस में b बराबर 9 3 12 माइनस 12 इधर आ जाएगा, तो ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। एक समीकरण हुआ 2a - b बराबर 2 और एक समीकरण हो गया बच्चे 3a प्लस में b बराबर -12, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस भी है प्लस भी है तो दोनों कट जाएगा, जब जोड़ेंगे आपस में तो ये 2a 3a कितना हो जाएगा 5a हो जाएगी, बराबर -12 में से 2 गया तो ये -10, तो a की जगह पे यहाँ पे कितना हो गया 5 दूनी 10, तो a का मान यहाँ से आ गया बच्चे -2, a का मान -2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो अब b का मान निकालते हैं हम लोग, b का मान किसी में रख दो, चलो इसी में रख देते हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा 3 गुने -2 प्लस b बराबर -12, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 प्लस b बराबर -12,
तो ये हो जाएगा आपका b बराबर, इधर चल जाएगा तो -12 + 6, तो ये हो जाएगा -6। तो इसका मतलब a का मान आया बच्चे -2 और b का मान आया आपका -6। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चे? डी करेक्ट हो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अब आपको सोल्व करना ही था क्योंकि यहाँ पे ए और बी के मान निकालना था, ठीक है, उसके संयुक्त शून्यक दिए हुए थे। तो इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाएंगे आप लोगों से। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, घबराना नहीं है बच्चे। जिसमें आपको लगे कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको छोड़ के आप लोग को आगे चल जाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि 100 में आप लोग को 50 का ही जवाब देना रहता है। चलिए अगला देखते हैं कि यदि किसी पी एक्स का एक बहुपद एक शून्यक 2 हो तो कौन सा एक गुणनखंड होगा। सिंपल है बच्चे कि हम लोग देखेंगे कि एक शून्यक अगर 2 दिया गया है पी एक्स का, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन 2 रखने पे एक्स की जगह पे ये 0 के इक्वल हो जा रहा है। यहाँ पे देखो रखोगे 2 + 2 तो ये 4 हो जाएगी, यहाँ पे रखोगे 2 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे 3 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखो 2 - 2 रखोगे तो दोनों कट के आपस में 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे शून्यक किसके हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। जब इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे शून्यक आप लोगों को, तो ध्यान रखना है जो भी मान आप लोग को दिया उसमें एक्स की जगह पे रख देना, या फिर वाई जो भी वेरिएबल होगा ना टर्म उस पर रख देना है, और देखना कि 0 कौन से आ रहा है। 0 अगर वो आ गया तो समझो इसका एक शून्यक होगा, ठीक है, गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है बच्चे 27 नंबर की 5x - 2y बराबर -8 का एक हल क्या होगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या हल होगा। देख लेते हैं ऑप्शंस में, यहाँ से ऑप्शन से पुट करना है बच्चे कि कौन सा एक हल हो सकता है। देखो x बराबर 2 और y बराबर 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 में से 10 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन -8 लाना है। जब अगला ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे 5 × 1 फिर -2 × 4 बराबर -8। तो यहाँ पे देखो 5 - 8, कभी ये -8 आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगी। थर्ड नंबर देखते हैं बच्चे कि x बराबर -2 है, तो 5 × -2 और ये माइनस में 2 और माइनस में 1 दिया गया है y की जगह पर -8, तो -10 माइनस माइनस प्लस, तो +2 बराबर -8। हाँ तो देखो ये -8 बराबर -8, ये सेटिस्फाइड होगी। ऑप्शन नंबर आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है। देखो x बराबर 3 के आलेख पर मतलब है बच्चे कि x का मान हमेशा 3 होना ही चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से मान लेते हैं ये x है और ये आपका y है, ठीक है। x बराबर 3 तो यहाँ पे 3 है, देख लेना, और 3,0 तो ये 3,0 तो होगा ही। 3,3 बिल्कुल यहाँ पे 3,3 भी हो सकता है और ये 3,2 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब बच्चे इनमें से सभी हो जाएंगे जो x बराबर 3 के आलेख पे है। तो यहाँ पे देखना x की जगह पे 3 हर जगह है ना, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देखना है। अगला है कि समांतर श्रेणी के लिए कौन सा यहाँ पे A30 - A20 का मान कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पे डबल दे दिया है। हालांकि A30 का मान पूछा जाना चाहिए था बच्चे, लेकिन A30 और A20 का मान निकाल के आप लोग को यहाँ पे पुट करना है मान, ठीक है। तो इसका सिंपल तरीका है बच्चे, आप लोग को A30 का मतलब होता है A + 29D होता है ना, क्योंकि Tn बराबर A + n - 1 × D होता है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं। फिर माइनस है A, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20D के A + 19D होगा ना यही। अब देखो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो A + 29D माइनस में A और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 19D। देखो A से 1 कट गया तो ये बच्चा क्या 29 में से 19 गया, तो आपका ये बच्चा 10D, ठीक है। अब D का वैल्यू जैसे ही पता चलेगा हम लोग को, देखो D का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहला सेकेंड टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, ये D का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो 10 × 5 D के जगह पे, तो 10 × 5 = 50, बस हो गया। ये मान हो गया किसका A30 - A20, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे। हालांकि आप मान पुट के भी कर सकते थे, A30 का मान निकालते पहले और A20 का मान निकालते, दोनों को आपस में घटा देते तो आपको आंसर मिल सकता था। अगला है कि यदि 2 घातीय समीकरणों के आलेख यदि समपाती रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। जब भी समपाती रेखा हो जाएंगे ना एक दूसरे के, तो ये अनगिनत हल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चे? अनगिनत हल हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। 2 एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि समपाती रेखा हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा अनगिनत। अगला है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, मैंने आपको कई बार बता रखा था बच्चे कि जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा और पूछा जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात, तो सीधा और इसका रूट निकाल देना है। तो 196 का 14 होगा और 169 का 13 होगा, तो 14:13 इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगर यदि भुजा दिया रहता और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता तो आप लोग इसका सीधा स्क्वायर कर देते भुजा का, ठीक है। अगला है कि tan² 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चे tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होती है। हालांकि पूछा गया है tan² 30, तो कुछ नहीं करनी है बच्चे, इसका रूट निकाल देना है, मतलब स्क्वायर कर देना है
तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 1/3 इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला देखते हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, अभी जस्ट हम लोग बताए हैं इससे पहले से सेकेंड वाले प्रश्न में, जब भी भुजा का अनुपात दिया जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करनी, इसका स्क्वायर करके अनुपात निकाल देंगे। 4 चौके 16 और 9 में 81, ठीक है। तो 16:81 इज द राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। ये क्षेत्रफल का अनुपात आप लोगों को कहलाएगा। अगला है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात, चाहे संगत भुजा, देखो याद रखना बच्चे, संगत भुजा पूछा जाएगा, संगत माध्यिका पूछा जाएगा, ठीक है, या संगत ऊंचाई पूछा जाएगा। सेम करना है बच्चे आप लोगों को, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा ना और ये तीनों चीज़ पूछा जाएगा, संगत ऊंचाई भुजा या फिर माध्यिका, तो बस आपको इसका रूट निकाल देनी है, ये हो जाएगा 4:5, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है कि सेक स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू, तो याद रखना है बच्चे सेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू और कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू। हालांकि हम लोग पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। उसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। नहीं बच्चे ये गलत मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये होता है फार्मूला, ठीक, ये तो सही है, ठीक है। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपको टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फार्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए, पूछा जाता रहा। हालांकि हम लोगों से यहाँ पे सेक स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 का मान पूछा है, तो हम लोग जानते हैं बच्चे सेक 45 का मान होता है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कोसेक 45 का भी मान होता है 1/√2, मतलब √2 हो जाएगा इसका, तो इसका भी √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो 2 + 2 = 4। सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलना है। किसके साथ चलना है? बी के साथ। यहाँ पे 35 का बी करेक्ट होगा। 36 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया कि यदि त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज XYZ में ये दिया गया है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, देखो याद रखना है बच्चे, पूछा गया है यहाँ पे त्रिभुज, सबसे पहले देख लेते हैं। यह है त्रिभुज PQR, ठीक है बच्चे, और यह है आपका XYZ। कहा गया कि PQ का जो अनुपात है वो XY के बराबर है, ठीक है, और PR का जो अनुपात है वो XZ का अनुपात, बिल्कुल सही है। अब देखना है P और X, कौन P और कौन X, ठीक है। यदि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, कहा गया है ना बच्चे, यदि कौन P का मान कौन X के बराबर, कौन Q का मान कौन Z के बराबर, कौन R का मान कौन Z के बराबर, कौन Q का मान कौन X के बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखना है बच्चे आप लोगों को, देखो ये कोण इसके बराबर होनी चाहिए, ये कोण इसके बराबर होनी चाहिए, और ये कोण जो है इसके बराबर होनी चाहिए। देख लो कौन सा यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। कोण P बराबर कोण X, ये सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि कोण P और कोण X यहाँ पे है, तो ये सेटिस्फाइड हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए ही करेक्ट होगा। बाकी देखना दूसरा, कोण Q बराबर कोण Z, देखो ये इसके बराबर है, ये कोण Q बराबर कोण Y होना चाहिए, देखो कोण Q बराबर कोण Y होना चाहिए बच्चे। उसके बाद कोण R का वैल्यू कोण Z के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, कोण P का मान कोण X के इक्वल होना चाहिए, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया ना ये प्रश्न। समरूप कहा गया है कि यदि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे बच्चे तो दो भुजा का अनुपात दिया गया है इक्वल और एक कोण इक्वल हो जाएगा, तो आपको ये त्रिभुज जो है समरूप आपस में कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न कहा गया कि यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के क्रमशः परिमाप दिए गए हैं और PQ का वैल्यू 10 दिया गया तो AB का मान क्या होगा। तो याद रखना है बच्चे, यहाँ पे AB का वैल्यू पूछा गया और PQ का मान दिया गया है। परिमाप बराबर लिखेंगे 36 अपॉन यहाँ पे 24, इसका अनुपात भुजा के अनुपात के इक्वल हो जाएगा, जो AB पहले और उसके बाद PQ लास्ट में, ठीक है। 36/24 AB के जगह पे हम लोग को निकालना है, PQ की जगह पे 10 है, ठीक है ना। इसको आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर लो, कैलकुलेशन। देखो बच्चों यहाँ पे परिमाप दिया गया था ना, परिमाप जैसे जब भी दिया जाएगा आप लोगों को तो याद रखना बच्चे कि त्रिभुज ABC कहा गया है, त्रिभुज ABC में परिमाप, तो ये हो जाएगा आपका AB + BC + C है, ठीक है। तीनों का मान जो दिया गया जोड़ के 36 सेंटीमीटर। और त्रिभुज PQR में देखो PQ + QR + यहाँ पे RP या फिर PR, ठीक है, ये दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बच्चे यहाँ पे, और पहले ही बोल दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज जो है आपस में समरूप है, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या है आपका PQR एक समरूप है, क्या बच्चे ये समरूप है, ठीक है।
ठीक है ना, ये समरूप है। ठीक है, ध्यान में रखना आप लोग को बच्चे, ये समरूप है। और जब भी समरूप होता है दोस्तों आपस में बच्चे, तो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बटा में पी क्यू बराबर हो जाएगा ये बी सी बटा में क्यू आर बराबर हो जाएगा ये ए सी बटा में आपका पी आर। ठीक है, हम इसको एक्स के बराबर मान सकते हैं बच्चे, बिल्कुल एक्स के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं हम लोग। तब हम लोग जानते हैं कि ए बी का मान अगर एक्स के इक्वल करेंगे सभी को तो ये हो जाएगा एक्स इंटू पी क्यू। बी सी का मान अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू क्यू आर, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है। और ये आपका ए सी का वैल्यू करेंगे, निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू पी आर। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे, और तीनों को जोड़ेंगे ना, तीनों को जोड़ेंगे अगर आपस में, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और तीनों में एक्स कॉमन है तो एक्स बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस यहाँ पे पी आर। और इसका वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 24 के बराबर। ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया गया 36, तो 36 बराबर ही हो जाएगा एक्स इंटू 24। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आ गया 36 बटा में 24, तो 12 या 36 या 3/2, तो 3/2 आ गया। हम लोगों से पूछा क्या गया, ए बी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो ए बी बटा में पी क्यू बराबर एक्स दिया गया है, तो ए बी का वैल्यू निकालनी है, पी क्यू की वैल्यू 10 है और एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3/2 आया। ठीक है, तो 2 पंचे 10, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे 5 या 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बच्चे, आप लोग को ध्यान से देखना था यहाँ पे। ठीक है, 2-3 थ्योरी यहाँ पे लग रहा था समरूप त्रिभुज का, तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को लेवल के रहेंगे, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। अगला यहाँ पे 38 नंबर की, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, दो समरूप त्रिभुज है बच्चे, याद रखना है। देखो यहाँ पे कहा गया है ए बी सी है और ये है आपका त्रिभुज पी क्यू आर। कहा गया है कि कोण ए का वैल्यू 47 है। ठीक है, कोण आर का वैल्यू 73 है, तो कोण बी का वैल्यू क्या होगा, कोण बी का वैल्यू, कोण आर ये ना है बच्चे, देखो यहाँ से कोण आर का वैल्यू ये है आपका 73। ठीक है, कोण ए का वैल्यू 47 और कोण आर का वैल्यू 73 और कोण बी का वैल्यू, तो ध्यान में रखनी है बच्चे यहाँ पे आप लोग। समरूप त्रिभुज के अकॉर्डिंग बच्चे ये आप लोग का ये 73 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 73 हो जाएगी। जब दो कोण आपस में हम लोग को पता हो गया, तीन त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 2 कोण आप लोग को पता चल गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो 180 में से हम लोग घटा देंगे 47 प्लस 73 को, तो ये हो जाएगा आपका 180 में से 120 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चे, 60 डिग्री हो जाएगी आंसर। ऑप्शन नंबर आपको 38 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि समरूप त्रिभुज का ही ये प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, जहाँ पे 2AB बराबर पी क्यू और बी सी का मान 7 है, तो क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है प्रश्न, वही सेम पैटर्न लगेगा बच्चे। अभी जस्ट हम लोग परिमाप वाला जो बताए थे आप लोग को कि समरूप त्रिभुज अगर ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है, तो इसका संगत जो भुजा होगा वो आपस में क्या होगा, अनुपात जो है बराबर होगा। ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर आपका ए सी बटा में होगा पी आर। ठीक है, अब हम लोग को पता है बच्चे कि 2AB का मान जो है पी क्यू के बराबर, मतलब पी क्यू बराबर है 2AB, तो हम लोग पी क्यू के जगह पे हम लोग 2AB लिख सकते हैं ना बच्चे। तो ए बी बटा में यहाँ पे 2AB हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा आपका बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर। ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो ए बी सी ए बी गया, तो 1/2 हम लोग बोल सकते हैं ना कि 1/2 बराबर हो जाएगा ये बी सी बटा में क्यू आर और ये बराबर हो जाएगा ए सी बटा में पी आर। ठीक है, हम लोग को क्या पूछा गया, बी सी का वैल्यू दिया गया, क्यू आर का मान पूछा गया, तो बी सी के जगह पे 7 रखेंगे तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू आर का मान डायरेक्टली गुना करो तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यू आर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। सिंपल था, बस आपको यहाँ पे पैटर्न पता होनी चाहिए किस तरीके से बनाए जाएंगे। अगला है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी है कोई जिसमें ए डी लंब बी सी है। ठीक है, यहाँ से लंब डाला गया है, तो ए डी बराबर बी डी है, मतलब ए डी का जो मान है वो बी डी के बराबर है। ठीक है, ए डी का वैल्यू 8 है तो ये बी डी भी 8 है। बी सी का वैल्यू 23 है बच्चे, बी सी का वैल्यू 23 है, तो डी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 में 23 में से 8 गया 15 बचेगा ये, तो ए सी का वैल्यू क्या होगा, तो 15। ये ट्रिपलेट हम लोग जानते हैं यहाँ पे त्रिकोणमितीय त्रिक, यहाँ पे ये अगर लंब है ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो ए सी का मान कर्ण है, तो यहाँ से हम लोग √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। 289 आएगा, तो 289 का स्क्वायर यहाँ पे रूट निकालेंगे तो 17 सेंटीमीटर आएगा। 17 इज़ द राइट, इसका सही उत्तर 40 का हो जाएगा।
41 देखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 इसका सही उत्तर हो जाएगी। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यदि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है ना, उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो व्यास क्या होगा बच्चे, व्यास से मतलब 2r जो है वो 12 सेंटीमीटर अधिक है। व्यास को क्या बोलेंगे हम लोग, 2r ही बोलते हैं ना, 12 सेंटीमीटर अधिक है। बस यहाँ पे 2 गुने 22/7 r बराबर 2r + 12। कैलकुलेशन है थोड़ा सा बच्चे, कैलकुलेशन करोगे इसको तो आपको आसानी से यहाँ पे बन जाए। बस यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। 22 दूनी 44 44 r/7। इस 2r को इस साइड लेकर जाएंगे, 2r बराबर यहाँ पे 12 हो जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेटिव करेंगे कैलकुलेशन थोड़ा सा, तो 44 में से 14 r गया तो ये आपका 30r बराबर 12 गुने 7। ठीक है, 6 दूनी 12 6 पंचे 30, तो r का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 7 दूनी 14/5। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो 5 दूनी 10 और ये 5 8 40, 2.8 यहाँ पे सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, अगला है बच्चे कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर जो दिया गया है 120 है दिया गया है और उनकी परिधियों का अंतर इतना है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग कितना होगा। सिंपल है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है तो पाई एक r1 मान लेते हैं और दूसरा को r2 मान लेते हैं। ठीक है, r1 का स्क्वायर माइनस में r2 का स्क्वायर बराबर दिया गया है 120। ठीक है, दूसरा दिया गया है आपको पाई r1 माइनस में r2, 2πr होता है ना, 2πr1 माइनस में r2। ठीक है, बराबर 20। इस 2 से 2 गया तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पे बच्चे। और यहाँ पे हम लोगों से पूछा क्या गया, यहाँ पे ध्यान से देखनी है, उनकी त्रिज्याओं का योग पूछा गया हम लोगों से। ठीक है ना, इस पाई को हम लोग क्या करेंगे, देखो r1 ए हम लोग जानते हैं फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान जो होता है वो a + b इंटू में a माइनस बी होता है ना। तो a माइनस बी का तो मान दिया गया, हम लोग को निकालना है r1 + r2 का वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल है बच्चे, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो r1 माइनस r2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा r1 माइनस r2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 बटा में पाई हो जाएगी। इधर से पाई हट के इधर से पाई कट गया तो यहाँ पे पाई आ जाएगा नीचे में, तो 10/पाई हो जाएगी ये। और देखो यहाँ से पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a + b, तो r1 + r2 इंटू में r1 माइनस r2 का जो वैल्यू रखेंगे हम लोग 10 बटा में पाई इक्वल भी 120 दिया गया। ठीक है, तो ये आपका पाई से पाई चला जाएगा, ये 10 से 0 से 0 चला जाएगा, तो r1 + r2 का जो वैल्यू होगा वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और देखना, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। क्षेत्रफलों का अंतर दिया गया था, परिधियों का अंतर दिया गया था, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात योग हम लोगों से पूछा गया था। हम लोग जानते हैं ये फार्मूला के बेस पे आ गया r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं a + b इंटू में a माइनस बी होता है। ठीक है, अगला है यदि बिंदु 4, p तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो p बराबर क्या होगा। दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं, a माइनस बी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे निकालोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे p स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25, तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो p का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे 4। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चे, p का जो वैल्यू है प्लस माइनस 4 हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस 4, जब दूरी पूछता ना तो दूरी हमेशा आप लोग को पॉजिटिव में लेना था, लेकिन p का निर्देशांक पूछा गया था, मतलब इसका मान, तो -4 भी हो सकता है और +4 भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट होगा। अगला है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कुछ नहीं करने बच्चे, 25/49 जो है ना इसको रूट में डाल देना है, तो ये हो जाएगा 5/7। ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, तो यदि वो वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई क्या होगी। तो 12 5 यहाँ पे दिया गया है बच्चे। अब आपको ध्यान में रखनी है, देखो क्या कहा गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। ठीक है, कहा गया है कि वृत्त के एक बिंदु P से मान लेते ये P कोई बिंदु है और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, स्पर्श रेखा खींचा गया है एक जिसका मान 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये T है, PT का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और O वृत्त का केंद्र है, ये O वृत्त का केंद्र है, तो OT मतलब इसका लंबाई पूछा गया है, तो OT, और ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 12 5। और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोग को यहाँ से
बनेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक लंब होता है। क्या होता है? वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के जो बिंदु होता है परिधि पर, वो आपका लंबवत करता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसके सामने वाला ये भुजा हो जाएगा कर्ण, हो जाएगा, ये हो जाएगा ना कर्ण बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को अब निकालना है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको रूट में डाल के निकाल लें तो ये 13 सेंटीमीटर की इक्वल हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओटी की लंबाई, ओटी की लंबाई क्या हो जाएगा? 13। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, कुछ नहीं करने बच्चे, 15/7 का स्क्वायर कर देना है, तो हो जाएगा 15/225/49। ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट होगा। कहा कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वृत्त से स्पर्श रेखा खींची जाती है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्या कहा गया कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से दिया गया 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो मतलब इसका जो वैल्यू दिया गया बच्चे, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ये आपको पता ही होगा, ये क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगी। तो मतलब ये ए है और ये बी, ये दिया गया था, मान लीजिए ये बी है और ये आपका सी है, तो बी सी की लंबाई पूछा गया हम लोगों से, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर में से आपको घटाना है बच्चे ए सी के स्क्वायर को। ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 में से 16 गया 9, और ये बी सी का मान हो जाएगा रूट अंडर में 9, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चे? 3 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, कहा गया कि साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 0, तो साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू होता है 1 और कॉस स्क्वायर 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट होगा। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, ये त्रिभुज है पी क्यू आर को, ठीक है, क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, जिसमें पी आर एस का वैल्यू 120 डिग्री है तथा पी क्यू आर का वैल्यू दिया गया, इसका वैल्यू दिया गया 60 डिग्री, तो क्यू पी आर का वैल्यू, क्यू पी आर मतलब इसका वैल्यू पता करनी है। तो हम लोग को पता होनी चाहिए बच्चे, ये जो मान होता है ये दोनों कोण के इक्वल के बराबर होता है, मतलब दोनों कोण के योग के बराबर। तो ये 60 है, तो 120 में से 60 को घटा देंगे हम लोग, तो ये 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू भी क्या होगा? 60 डिग्री। हालांकि ये मेथड आपको नहीं समझ में आती है तो एक और चीज़ देख लो, जब भी इस तरीके से प्रश्न दिए जाएंगे, ए बी आपको क्या दिया गया? पी क्यू आर। ठीक है। पी क्यू आर और ये एस, ये 120 डिग्री है, हमेशा याद रखना यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जब ये 120 है पहले से, तो ये हो जाएगा 60, और ये क्वेश्चन में दिया गया है 60, तो ये 60 60 120, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 60 ये 60 ये भी क्या हो जाएगा? 60। हम लोग से पूछा गया था क्यू पी आर, मतलब पी का वैल्यू पूछा गया था, तो हम लोग 60 डिग्री लगाएंगे आंसर। क्या लगाएंगे बच्चे यहाँ पे? 60 डिग्री। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 50 तक प्रश्न किए हैं। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग 51 से 100 तक प्रश्न करेंगे, जो आप लोग को सेंटअप टेस्ट का एग्जाम हुआ था। सभी क्वेश्चन मैं आप लोग को डिटेल में बताते चल रहा हूँ बच्चे, तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना।